17 नवंबर का बुध पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास के जरिए दर्जनों बिल मंजूर करा डाले। पार्लिमानी रिवायत और कानूनी जरूरत के तहत इन पर बहस का तो जिक्र ही क्या, हिज़्ब इख्तलाफ को ज्यादातर बिलों का मतन पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया। इनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मुसल्लत करने का इंतहाई मुतनाज़ा बिल भी शामिल था, जिसने पहली बहुत सी दुरुस्त वजूहात की बिना पर इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था, खास तौर पर इसलिए कि इंतखाबात में धांधली के लिए इन मशीनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बिल जिसमें 90 लाख बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान के इंतखाबात में वोट देने का हक दे दिया गया है। इस स्कीम से इंतखाबी नताइज में धांधली और रद्दोबदल दोनों का खतरा मौजूद है। रेप करने वालों को जिनसी तौर पर गैर फाल बनाने का बिल, जदीद तारीख में ऐसी सजा की मिसाल नहीं मिलती। इस पेशरफ्त से कई अहम नुकात सामने आते हैं। सबसे पहले, हुकूमत की तरफ से मुश्तरका इजलास को उस वक्त मुलतवी कर दिया गया जब इसके इत्तेहादी शराकतदारों ने हुक्मरान जमात से नाराजगी का इजहार किया था। इससे यह खदशा पैदा हुआ कि वो इजलास से गैर हाजिर होकर हुकूमत को कानून साजी के लिए दरकार तादाद से महरूम कर सकते हैं। इस पर एस्टेब्लिशमेंट मैदान में उतर आई। इसने मुश्तरका इजलास में शिरकत करने से गुरेज और हुकूमत की मुखालफत करने वालों को झुकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी हुकूमत जो ऐवान का एतमाद खोने, चनाचे हक हुक्मरानी से महरूम होने के दहाने पर थी, को गैर फितरी सहारा देकर खड़ा कर दिया गया। इसने 3 साल पहले की याद ताज़ा कर दी जब इसी एस्टेब्लिशमेंट ने RTS में गड़बड़ करते हुए इंतखाबी नताइज तब्दील कर दिए थे और तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार संभालने का मौका दिया था। दूसरा, कानून और आइन को रोंद डाला गया। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने अपोजिशन को बोलने की इजाजत देने या ऐवान को तकसीम करने और वोटों की गिनती करने से इनकार कर दिया। ऐवान के गैर जानिबदार निगरान की बजाय PTI के मुतासिब हामी का किरदार अदा करते हुए फैसला सुना दिया कि हाँ की आवाज ना की आवाज से बुलंद है। यह बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ओमनी बस बिल पैकेज, एक मुसव्वदा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कवानीन शामिल कर दिए जाते हैं, उसकी मंजूरी के लिए ऐवान में मौजूद अफराद की सादा अक्सरियत दरकार है। अपोजिशन का इसरार था कि दोनों ऐवानों में मुंतखब होने वालों की अक्सरियत जरूरी है। स्पीकर ने आइन की एक शिक पर जोर दिया जिसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में से किसी में भी पेश होने वाले बिल को दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास के जरिए वहां मौजूद अफराद की सादा अक्सरियत के जरिए मंजूर किया जा सकता है, चाहे इसे किसी एक ऐवान में मंजूर कराना मुमकिन ना हो। मज़कूरा शिक की तशरीह इस अहम हकीकत को नज़रअंदाज करती है कि मुश्तरका इजलास सिर्फ किसी बिल को मुस्तरद करने या तरमीम करने के किसी भी ऐवान के फैसले को ख़त्म करने के लिए बुलाया जा सकता है। ये किसी ऐसे ऐवान को नज़रअंदाज करने के लिए दस्तयाब नहीं जिसमें बिल पेश नहीं किया गया हो, चाहे जायका मुस्तरद कर दिया गया हो। दुनिया भर में 2 ऐवान रखने वाले पार्लिमानी निज़ाम में ऐवान बाला या सेनेट, जो बिलवास्ता तौर पर वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया जाता है, का मकसद ऐवान ज़ेरी या कौमी असम्बली, जो बराह रास्त मुंतखब होती है, को चेक करना और तवाज़ुन कायम करना होता है। इसका मकसद कौमी असम्बली को कमज़ोर करना नहीं होता। सेनेट को कौमी असम्बली से आने वाले बिल को मुस्तरद करने का हक है, लेकिन कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात को सेनेट के फैसले को कालदम करार देने के लिए मुश्तरका इजलास बुलाने का हक हासिल है। मौजूदा मामले में सेनेट में अक्सरियत हासिल करने वाली हिज़्ब इख्तलाफ ने स्याह बुध के रोज मुसल्लत किए गए ज्यादातर बिलों को ना देखा, ना पढ़ा और ना ही इन पर बहस की। यहां तक कि EVM बिल भी सेनेट में बहस के लिए ज़ेरे इल्तवा था और इसने इसे अभी मुस्तरद नहीं किया था। इस तरह अपोजिशन मुमकिन तौर पर इस मखसूस आईनी शिक के लागू होने के हवाले से स्पीकर के फैसले को अदालतों में चैलेंज करेगी, क्योंकि सेनेट में ये बिल भी पेश नहीं किए गए थे। तीसरा, इस वाक़े ने इन कयास आराइयों को फिर से जन्म दिया है कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नापाक इश्तराक की सनद रखने वाला एक पेज का बयानिया न सिर्फ जिंदा बल्कि पूरी तवानाई से फ़ाल भी है। इस पर हिज़्ब इख्तलाफ को मायूसी हुई होगी। अहम मसाइल पर फरीकैन के दरमियान तनाव पर बहुत सी उम्मीदें बांध ली गई थी। दरहकीकत हिज़्ब इख्तलाफ ने एस्टेब्लिशमेंट से सरफ नज़र करते हुए अपनी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ कर लिया था। इनके सियासी नुकसान की असल वजह तो एस्टेब्लिशमेंट ही थी, लेकिन इन्हें शायद अब सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहने और इमरान खान को नज़रअंदाज करते हुए दीगर ऑप्शंस पर गौर करने की यकीन दहानी कराई गई थी। हिज़्ब इख्तलाफ की इस पॉलिसी की वकालत बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ कर रहे थे। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की राय इसके बरक्स थी। अब अपोजिशन को मिल बैठकर यह तय करना होगा कि आया ये वाकया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इमरान खान के लिए एस्टेब्लिशमेंट की आर्जी दस्तगीरी है या फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ एक बार फिर धोखा किया है और इस पर आइंदा भरोसा नहीं किया जा सकता।
तज्जियाकारों का इत्तफाक राय है कि एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि मौजूदा झटका इनको दो वजूहात की बिना पर पटड़ी से नहीं उतारेगा। नंबर एक, एस्टेब्लिशमेंट इस अटल नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इमरान खान इसकी कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से न सिर्फ बतौर इदारा इसकी साख को जक पहुंच रही है बल्कि ये कौमी सलामती के लिए भी खतरा बन चुकी है। इसलिए वो इमरान खान के अलावा ऑप्शंस की तलाश जारी रखेगी। नंबर दो, ऑपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक है कि इसे एस्टेब्लिशमेंट के कायदीन के साथ मुज़ाकरात करते हुए इसके इदारा जाती मफाद के हवाले से अच्छे रवैये और इसके नापसंदीदा लीडर्स को महफूज रास्ता फराहम करने की जमानत देना होगी। इसलिए तमाम नजरें नवाज शरीफ पर मरकूज होंगी जिनके पास एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कुंजी है। अगर वो मरकजी किरदार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को निशाना बनाने से गुरेज करते हैं तो ये समझा जा सकता है कि मुज़ाकरात इस वक्त तक पर्दे के पीछे जारी रहेंगे जब तक जमानतें कायम नहीं हो जाती। इससे एक तब्दीली का आगाज किया जा सकता है, लेकिन अगर वो इमरान खान को मिलने वाली मौजूदा हिमायत को एतमाद शिकनी समझकर मुश्तइल हो जाते हैं और दोबारा तनकीद का सिलसिला शुरू कर देते हैं तो इमरान खान को तवक्को से ज्यादा तवील मोहलत मिल सकती है।